रोज़ा या फिर ये जो फास्टिंग हम कर रहे होते हैं ये किस तरह इफ़ेक्ट करता है हमारे ऊपर पॉजिटिवली इसकी क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है अगर हम अच्छे तरीके से इसको कर रहे हो? अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं कि आप मॉडरेट अमाउंट में आप खाना ले रहे हैं, अच्छा, सहरी में, अफ्तारी में, क्या सहरी में ऐसा क्या ले सकते हैं जो सारा दिन हमें फुलफिल भी रखे और हमारे मैदे के मसाइल भी ना हो? देखिए इसमें ये है कि जो भी हम लेंगे वो पहली बात ये है कि वो ये जहन में ना रखें कि वो हमें पूरे 14 घंटे के लिए काफ़ी होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये है कि आप एक ऐसा आपके पास जो है वो सहरी में आपके पास एक प्रोपोर्शन हो प्रोटीन का, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट का, जो एक जिसे हम कहते हैं मुतवाज़िन ग़िज़ा है। ठीक है। अब होता क्या है कि लोग जो रूटीन में अच्छा नाश्ता करते हैं लेकिन यहाँ पे उन्हें होता है कि पराठे खाने हैं दो, तो इन चीज़ों से बचना है जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। अच्छा फिर ये होता है कि आप लोग स्टफ़ कर लेते हैं कि जी अच्छा हर चीज़ जो है ना वो खा ले। हाँ। देखिए आप अगर रोटी लेना चाहते हैं, आप जिस तरह रूटीन में हमारे यहाँ है कि रोटी को ही समझा जाता है कि ये ना खाई तो शायद तो फिर हम पूरा दिन सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो आप सिंपल रोटी और सालन ले सकते हैं। दही, डेयरी प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छा है। अच्छा, वो खा सकते हैं। आपकी हाइड्रेशन के लिए बेहतर है। ठीक है। उसमें फैट भी है, प्रोटीन भी है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है। पानी का इस्तेमाल भी आप मॉडरेटली लाजमी करें क्योंकि मौसम भी अब जो है वो थोड़ा सा गर्मी की तरफ जा रहा है, तो डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें एक अच्छा जो है प्रोपोर्शन है प्रोटीन का, फैट का, तो ये लें। लेकिन देखें, याद रखें जो रोज़े का असल मकसद है वो ये है कि आपका कुछ टाइम ऐसा हो जब एनर्जी आपकी जो आपने सुबह ली हुई है वो अब वियर ऑफ हो जाए, ख़त्म हो जाए और आपकी फैट जो है वो अब एनर्जी का सोर्स है। वही तो ना, आप जितना मर्जी तय दर तय वो बना लें अंदर अपने, जितना मर्जी खा लें, 8 घंटे बाद उसने भी हजम हो रहा है और 8 घंटे बाद आपको फिर से भूख लग जा रही है। तो इसलिए इतदाल में रहकर खाएं, अपने पेट के ऊपर, अपने मैदे के ऊपर इतना बोझ ना डालें। तो अब मुझे बताइए कि सुबह आपने जो बताया डेयरी प्रोडक्ट्स खानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स का भी एक होना चाहिए, हमारा पोर्शन होना चाहिए, मतलब हमारे तमाम वो चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी एक प्लेट में होनी लाजमी है। चाय का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और रोज़े में वैसे भी हम कहते हैं कि सुबह अगर चाय नहीं पियेंगे सारा दिन हमारा सर दर्द रहेगा, तो उसकी वजह से हमारे मैदे को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एसिडिटी बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है, या ये सिर्फ मिथ ही है? देखिए चाय का इस्तेमाल जो है चूँकि इसमें कैफ़ीन है, कैफ़ीन की जो डिपेंडेंस है, जिसे हम डिपेंडेंस कहते हैं कि अगर आप एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लॉन्गर टाइम तो उसकी डिपेंडेंस होगी। आप अगर यकदम उसको कट ऑफ करते हैं कि जी मैंने अब नहीं लेनी है, तो यस प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेडेक हो सकती है, आपको थकावट बहुत हो सकती है, आपके पट्ठों में दर्द हो सकता है। सो अगर आप मॉडरेट अमाउंट में लाइक हाफ कप अगर आप लेना चाहते हैं तो यस दैट इज़ फाइन, क्योंकि अगर आप रेगुलरली लेते हैं। दूसरी बात यह है कि चाय जो है अगर आप ज़्यादा उसमें लेते हैं तो वो हमारी जो आयरन एब्जॉर्प्शन है उसको रोकती है, तो वो उसकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। लेकिन ये है कि मॉडरेट अमाउंट में अगर आप ऑलरेडी ले रहे हैं तो सकते हैं, दैट्स फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सहरी में वैसे मैं पूछ रही हूँ कि जिनको मैदे के मसले, स्टमक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो उनको पीनी चाहिए सहरी में कि नहीं पीनी चाहिए? देखिए तेजाबियत के जो मरीज हैं उनके तो हम उन्हें कहते हैं कि आप मना है उनके लिए, कॉफ़ी और चाय से वो बचेंगे तो तेजाबियत उनकी बेहतर हो जाएगी। ओके, तो वो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता उसको कट डाउन करें। लेकिन वही बात आ जाती है कि एट वंस जब छोड़ेंगे तो फिर आपको शुरू में डिपेंडेंस की वजह से प्रॉब्लम होगी। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि आपको खाने के बाद फ़ौरन से नहीं सोना चाहिए है, आपके पेट के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। वैसे भी सुन्नत नहीं है, आपको थोड़ा हल्का फुल्का चहलकदमी भी करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि रोज़ा बंद होता है 5 साढ़े 5 वैसे ही हो जाते हैं कुरान पाक इबादत करते हुए, और उसके बाद जो 9 to 5 वाले ख़ास तौर पर लोग हैं जिन्होंने 9 बजे उठ के ऑफिस के लिए भागना है, क्या वो जो टाइम ड्यूरेशन शहरी के बाद से 9 बजे तक का है उसमें वो बेचारे सो सकते हैं कि नहीं सो सकते हैं, ताकि उनका मैदे का मसला भी ना हो? बिल्कुल, देखें ख़ास तौर पे तेजाबियत के मरीज़ को हम बताते हैं कि कैटेगोरिकली, लेकिन वो क्या करें फिर कि आपने 3 से 4 घंटे का गैप देना है। अच्छा, इसमें ये है कि आप ये कर सकते हैं कि एक तो ये है कि अब प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि पानी भी उसी थोड़ा सा हमारे पास एक विंडो पीरियड है जिसमें पानी भी लेना है, चाय भी पीनी है, लस्सी भी लोगों ने पीनी है, तो वो फिर ये है कि मैदा उस वक्त ऐसे बिल्कुल टाइट हो जाता है। अच्छा, फूल जाता है, उसकी वजह से जो मैदे का मुंह है वो खुल जाता है। अच्छा, तो रूटीन में भी अगर आप देखें तो 3 घंटे बाद अगर आप विद इन 3 आवर्स सो रहे हैं खाना खाने के तो आपको तेजाबियत बढ़ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे ये है, होते हैं आपको, है ना? यहाँ पे ये है कि जैसे हम रूटीन में बताते हैं कि सर वाली साइड जो है बेड की वो थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। उससे ये है कि थोड़ा सा जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो थोड़ा सा आ जाता है।
और उसमें यह है कि एटलीस्ट 6 इंचेस जो है हेड साइड, सर वाली साइड बेड की चारपाई की, वो ऊंची होनी चाहिए। अच्छा, उसके 2 तरीके हैं। आप चारपाई के नीचे जैसे फॉर एग्जांपल 6 इंच की अब 2-2 ईंटें रख सकते हैं, लकड़ी का कोई ब्लॉक रख सकते हैं, या आप अगर मैट्रेस के नीचे कुछ वेज शेप आप फोम रख सकते हैं कटवा के, आजकल बाजार में मिलते हैं वो, उससे ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। दूसरी बात ये है कि साइंटिफिकली वैसे इस्लाम में राइट साइड पे सोना सुन्नत भी है और बेहतर भी है, बट साइंटिफिकली ये है, मैदे की कंडीशन ऐसी है कि तेजाबियत के मरीज़ अगर लेफ़्ट साइड पे सोते हैं तो उन्हें कंपैरेटिवली रिलीफ ज़्यादा मिलता है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे अगर लेफ्ट साइड पे, हाँ जी। ये जो साइंटिफिकली मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि अब लेफ्ट साइड पे, बेड की लेफ्ट साइड पे या लेफ्ट साइड करवट लेकर, लेफ्ट करवट पे आप, हाँ लेफ्ट साइड पे आप सोएं तो वो आपको थोड़ा सा, मैंने कहा लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी कर देना, ये ना वो आज से कहें कि मैं लेफ्ट साइड पे सोऊंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके मैदे के मसाइल, करवट लेकर आपने लेफ्ट साइड पे सोना है। लेफ्ट करवट तो ये थोड़ा सा आपको वो जो है ना उससे बेहतरी आ सकती है, बेहतरी कर सकते हैं। दूसरा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खैर शहरी में तो लोग नहीं लेते हैं, अदरवाइज जो सिट्रस चीज़ें हैं वो भी तेजाबियत को बढ़ाती हैं। फॉर एग्जांपल लेमन का इस्तेमाल है, किन्नू वगैरह है, अभी सीजन जैसे अब एंड होने वाला है लेकिन चल रहा है, तो वो भी अगर आप लेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप डेयरी जो लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट की वजह से थोड़ा सा ये है कि वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करता है, थोड़ा सा सेटल डाउन होता है, वो आपकी जो जलन उरी होती है वो, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हमें खाने के बाद हमारा पेट फूल जाता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? इसका बड़ा मसला होता है। देखिए ये बेसिकली इसे हम कहते हैं डिस्पेप्सिया, जिसमें फूलने के अलावा भी 2-3 और चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें इसकी अगर हम वजह की बात करें तो 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो हमारे यहाँ इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, तरक्की पजीर मालिक में बहुत ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, एच पाइलोरी हमसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं जी। तो वो ये आलूदा पानी से और आलूदा खुराक से फैलता है, वो भी अक्सर प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो अगर किसी को ये मुसलसल मसला है तो हम उसमें उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं 10 to 14 डेज़ के लिए। इसके अलावा कुछ लोगों में ये होता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम लोग जो ज़्यादातर बाहर से खाने खाते हैं उनका मैदा थोड़ा वीक हो जाता है, तेजाबियत उसमें ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, वो एक बड़ी वजह है मैदा फूलने की, कि थोड़ा सा भी खाया है ऐसे लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेड हो गया है और लगता है जैसे आपने 3-4 रोटियां खा ली हैं। तो फिर उसमें ये है कि फिर मेडिकेशन जो है कुछ वो हम देते हैं, सेट ऑफ मेडिकेशन जिसमें कुछ सिरप और मिला के, तो उससे आमतौर पर 2-3 हफ्तों के बाद वो बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन मुकम्मल तौर पे सही नहीं होता। सबसे अहम बात है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर नहीं करेंगे, आप खाने में एतदाल नहीं लेके आएंगे, आप खाएंगे शाम को अगर पकौड़े समोसे और ये रोल जो है वो सारी फ्राइड चीज़ें, तो फिर दवाई तो काम नहीं करेगी, उसका भी कोई फिर फायदा नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं जी हमें ये इनहेरिटेंस में मिला है, हमारे अम्मी अब्बू को भी है गैस का मसला या तेजाबियत का मसला, पेट का मसला, तो हमें भी उसी से मिला है, तो हमें भी इनहेरिटेंस में, तो वो ये वाकई ऐसा होता है? देखिए इनहेरिटेंस तो खैर इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनहेरिटेंस में आती हैं, लेकिन वही बात है कि किसी मशहूर एक जो है ना कि जी diabetes runs in families, it doesn't, diabetes runs in family, nobody runs in the family, that's why diabetes runs in the family. True. So ये है कि देखें खाने पीने के आप जरा निकल के देखें कि हमारे क्या वो है रूटीन है, और रमजान में तो ऐसे समझा जाता है कि जैसे वो 30 दिन दावत है, हमने अच्छा दावत फिर लोग एक दूसरे को बुला भी रहे होते हैं और परेशानी ये हो रही होती है कि आपने जाना है और वहाँ पे अगर आप नहीं भी खाएंगे तो वो कहेंगे जी ये तो लेकिन ये जी हमने इतना कुछ किया, नखरे कर रहे हैं। तो अच्छा अब आप और उधर देखें जैसे जो हमारी अफ्तारियाँ हो रही हैं, जो रेस्टोरेंट्स में देखें बुकिंग नहीं मिलती है, उस टाइम पे इतना रश होता है, तो ये हमारा ओवरऑल कल्चर है, इसमें हमारी ये इनहेरिटेंस से ज़्यादा हमारी जो रिवायात नस्ल दर नस्ल आ रही है, कल्चर वो ख़राब है। ठीक है, तो इसको बेहतर करने की जरूरत है अगर आपने अपने मैदे का ख्याल रखना है तो। अच्छा अब सहरी पे तो हमने बात कर ली, तो इसी इफ्तारी पे आ जाए कि इफ्तारी में हमें कौन सी चीज़ लाजमी हमारे दस्तरखान पर होनी चाहिए जिनको मैदे का मसला होता है, और कौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिससे परहेज़ करनी है जिनको मैदे का मसला है? देखिए इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हम सारा साल कहते हैं कि करें, इसमें भी यही है कि आप फ्रूट्स तो लाजमी उसका फ्रूट चाट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन वही बात है कि उसको आप अगर फॉर एग्जांपल आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा उसकी तरफ है तो आप चीनी उसमें कम ऐड करें कि ये जैसे लोग करते हैं। अच्छा फिर दूसरा ये आता है कि इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप योगर्ट इस्तेमाल करें, दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप, क्योंकि अगर आप अदरवाइज मसाले ऐड करते हैं, फ्रूट चाट मसाला ऐड करते हैं तो वो आपको जलन बढ़ा देगा, तो वो जो मेन मकसद है फ्रूट्स का जो उसने फाइबर ने काम करना है वो नहीं करेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो खत्म हो जाएंगी और आपका मैदा इतना वो हो जाएगा कि आप उसको नहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है।
दूसरी बात ये है कि एक जो और चीज़ ख़ास तौर पे देखी जाती है कि बहुत ज़्यादा एक पहले शरबत का इस्तेमाल होता है। वो अगर आप 2-3 गिलास लेते हैं तो अच्छी खासी चीनी जो है वो चली जाती है, जो कि जिगर के लिए अच्छी नहीं है। ओवरऑल वेट बढ़ने का नहीं बहुत पीना चाहिए, नहीं हमें पीना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी शरबत पीते हैं या जो दूध सोडा पीते हैं, देखें दूध सोडा भी अगेन जो कोला ड्रिंक्स हैं वो भी मैदे के लिए बेहतर नहीं लेकिन होते। लोग कुछ तो लोग ये कहते हैं हम समझते जब हैं तक कि ये सोडा पिएंगे नहीं, कोला ड्रिंक्स या इस तरह की ड्रिंक्स नहीं पिएंगे, हमारा जो खाना है हजम नहीं होता है। बेसिकली देखें ये एक फॉल्स सेंस नैरेटिव बन गया हुआ है ना। हाँ देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि अगर जो भी आप खाना खा रहे हैं स्टमक में उसने एवरेज 3 to 4 आवर्स लेने हैं। ओके, अगर मैं प्रोटीन और उसकी बात टू डाइजेस्ट। ओके, और अगर आप सॉरी मतलब कोई भी चीज कोई भी कोला ड्रिंक आप ले रहे हैं, कोई भी कोला ड्रिंक ले हाँ। रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको विद इन मिनट्स जो है ना आपको फीलिंग आती है, डिकार आ जाता है, जब लगता है जी और हमें लगता है जी हमारा तो हजम हो गया तो विद इन सेकंड्स। फॉल्स सेंस ऑफ वेलनेस है। अच्छा। उसका इससे कोई ताल्लुक मतलब नहीं हमारी है। बॉडी भी हमारे साथ गेम खेल रही होती है। साइंटिफिक देखिए उसमें वो कार्बोलिक एसिड है जिसने क्या करना है कि वो फौरन एक आपको ये फीलिंग देनी है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एंड साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड कि इट हैज नो इफेक्ट ऑन डाइजेशन, उसको बढ़ाता नहीं है। हाँ, क्योंकि ये भी एसिड है, मैदे में भी ऑलरेडी एसिड ज्यादा हो रहा होता है, तो हाँ। वो आपकी सिम्टम्स को वर्स करेगा, बेहतर नहीं करेगा। सो मतलब वो उस टाइम पे टेम्परेरीली आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उसका कोई कह ले कि मुस्तनद उसका कोई हल नहीं है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास या अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइटरी हैबिट्स जो है उसको बेहतर करने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, बहुत से लोग हैं डॉक्टर साहब जो मैदे के हवाले से, जिसने आपने कहा कि आप लोग फिर उनको मेडिकेशन पे डाल देते हैं, जो मेडिकेशन खा रहे होते हैं मैदे की, उनके लिए फिर आप क्या एहतियात बताते हैं, वो किस तरह कर सकते हैं? हाँ, इसमें देखिए एक तो ये है कि मेडिकेशन का टाइम बड़ा क्रूशियल हो जाता है। अच्छा। क्योंकि अक्सर देखें जैसे आम तौर पे जो मैदे की मेडिसिन है वो हमेशा खाने से पहले लेनी होती है। खाने से पहले एवरेज 25 to 30 मिनट्स पहले हम लेते हैं ताकि वो अपना इफेक्ट करे। क्योंकि देखें जैसे ही खाना खाना है एकदम एसिड ने बढ़ना है, एसिड बढ़ेगा। अगर हम पहले नहीं लेंगे तो फिर वो फायदा ही नहीं होगा उसका। तो फिर कब खाते तो हैं? यहाँ पे ये थोड़ा सा है कि मैं ये एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि जब आप सहरी के लिए थोड़ा सा टाइम रख के उठें कि आप पहले 15-20 मिनट आप जो है वो पहले मेडिसिन जो है वो ले लें, फिर आप खाना खाएं। अफ्तारी में भी इसी तरह करें कि आपने खजूर के साथ रोज़ अफ्तार करना है, उसके साथ पानी से थोड़ी सी मेडिसिन ले लें, फिर नमाज पढ़ें, गैप दें 20-25 मिनट का, और फिर अपनी अफ्तारी शुरू करें। सो इस तरह उनकी जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव रहेगी। अच्छा, ठीक है। और जो जिनको मैदे का प्रॉब्लम है वो तो ये तली हुई चीज़ों से परहेज ही करे। बिल्कुल, वो तो खैर जो हमारे थोड़ी सी भी नहीं खा सकते हैं, चख भी नहीं सकते मतलब ये कि चखने की हद तक तो खैर चलें। क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज़ पे मुकम्मल पाबंदी लगा देते हैं तो उसकी तलब बढ़ जाती है और उस तरफ क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है। तो ये है कि आप कोशिश करें कि बिल्कुल कम से कम मिकदार में इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरा आजकल मैदे के अल्सर के बारे में बहुत से लोग बात करें, ये क्या है और किस तरह अल्सर हो जाता है? देखिए अल्सर बेसिकली जो इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो जो एक तह है ऊपर किसी भी जगह की, चाहे वो जिल्द, जैसे जिल्द पे अल्सर बन सकता है, यहाँ से अगर ऊपर वाली तह उठ जाए तो वो जख्म जो है वो अल्सर बन जाता है। ठीक है। स्टमक का असल में अल्सर सबसे ज़्यादा कॉमन इसलिए क्योंकि इसमें एसिड है। नॉर्मली अगर हम उस एसिड को आप निकाल के वैसे जिल्द पे रखें, कपड़े पे रखें, इट विल बर्न इट। अच्छा। इसकी पीएच बहुत जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पीएच होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके। तो इसमें ये होता है कि वो चूंकि स्टमक में एसिड ज़्यादा है तो थोड़ा सा भी जख्म होगा, हील नहीं होगा, बढ़ता रहेगा और फिर वो जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, फिर जैसे हम खाना खाते हैं एसिड यकदम बढ़ता है तो वो पेन ज़्यादा कर देता है। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो चलता रहता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इसमें जो वजह है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो है। दूसरा जो लोग दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, अब लोग खुद से लेते रहते हैं, मिसाल के तौर पे जो पेन किलर्स हैं, सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे ये वजह है अल्सर की। क्योंकि ये क्या करती है कि जो स्टमक में प्रोटेक्ट मैकेनिज्म है एसिड से बचने के लिए, ये उसको जाके इम्यूनिटी को, उस डिफेंस को कम कर देती है। तो एसिड इज फ्री टू वर्क, वो व्हाटएवर इट वांट्स टू डू। तो मतलब हमें पेन किलर्स नहीं खानी चाहिए बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के। उसमें ये है देखें कि जो लोग खुद से, अच्छा लोग क्या करते हैं, मैंने अभी कल मुझे हमारे अपने एक डॉक्टर साहब बता रही थी कि जो मसला हुआ तो मैंने 3 दफ़ा ले ली है वो, मतलब एक रात में 3 दफ़ा ले ली उन्होंने। तो ये हाई डोज में जब जाती है तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फिर आपके मैदे तो हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अगर मैदे का मसला है तो फिर उसमें फिर कुछ सेफ मेडिकेशंस हैं जो इस्तेमाल करनी चाहिए। वो ऑब्वियसली आपको फिर डॉक्टर ही बता सकता है ना, डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर आप खुद से अपना डॉक्टर मत बना करें। वो आपकी
मतलब आपके पेन को, आपकी बाकी चीज़ों को मज़ीद बढ़ाएगा, आपकी बीमारी को बढ़ाएगा। अच्छा, दूसरा, अगर इससे थोड़ा सा परे हो जाए, एक यूजुअली मतलब एक आम इंसान को अगर अपने मैदे का ख्याल रखना है, अपनी मैदे की सेहत को बरकरार रखना है, तो वो कौन सी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे? ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। फाइबर मैं कहता होता हूँ फाइबर जो है ना वो हमारे मैदे और आंत के लिए ऑक्सीजन है। ओके, अच्छा, फाइबर कहाँ से आएगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, आपको जो मौसम का फ्रूट पसंद है वो खाएं। ठीक है। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लाजमी करें। आपका मतलब जो सलाद की फार्म में हम लेते हैं वो लाजमी हो। फिर ऑब्वियसली वही बात है कि जो फास्ट फूड है, ये जो फ्राइड चीज़ें हैं, स्टमक को बहुत टाइम लगता है इनको डाइजेस्ट करने के लिए। अच्छा। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है जो फ्राइड चीज़ें हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, हाँ। तो उनका इस्तेमाल कम से कम हो। दूसरी बात ये आ जाती है कि जो हम लेते हैं, अब जैसे स्ट्रीट फूड्स हैं हमारी, जिनमें सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। अब बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो हमें मिल जाते हैं वहाँ से। पानी के हमारे यहाँ जो है ना वो एक बड़ा सोर्स है उसका, तो हमेशा बॉयल करके या एक अच्छे सोर्स से होना चाहिए। अच्छा, तो ये चीज़ें, और दूसरा फिर ये कि मॉडरेट अमाउंट में हो। ये नहीं है कि आप फ्री में मिल रहा है फॉर एग्जांपल जैसे, या शादी पे गए तो पूरे हफ्ते की कैसा निकल जाती है। तो ये चीज़ें सारी आप अगर देखें तो इन सब का ख्याल रखेंगे तो ही मैदा सही रहेगा। तो ही मैदा सही रहेगा। लेकिन मैदे को डाइट के साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी में भी तो इन्वॉल्व करना है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कल्चरली हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं। आपको पता है कि हमारे इस वक्त अगर आप स्टैट्स खोल के देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ हमारे यहाँ है। ट्रू। लेटेस्टली 26% है। 26% में हर 4 में से एक बंदे को है, बिल्कुल। यानी ये हो जाएगी। हाँ। तो उसका सबसे बड़ी वजह ये है कि हम एक्सरसाइज, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ग्राउंड्स भी नहीं है, हमारे यहाँ पार्क्स भी नहीं है, लेकिन हम सारा दिन बैठे रहते हैं। काम पे आए बैठे रहे, दुकान पे गए बैठे रहे, फिर आए टीवी देखा, मोबाइल पे रहे, फिर सो गए, खाना पिया और खाना भी माशाल्लाह अयाशी वाला है, जितना खाना है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा मैदा भी ख़राब हो रहा है, जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है, वो ख़राब होता है, शुगर का रिस्क बढ़ जाता है। फिर ये सारी चीज़ें इसी वजह से हैं कि एक्टिविटी भी नहीं है और खाना भी जो है वो एतदाल और खाना भी हम एतदाल में नहीं खा रहे होते हैं, उसकी वजह से मैदे के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे ही खासतौर पर रमज़ान आता है तो डॉक्टर साहब आपके पास तो रश लग जाता होगा, मैदे के मसले हो गए हैं, हैज़ा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं लोग जिन्हें ये वॉमिटिंग और ये हैज़े वाली पूरी कैफियत है। अगर किसी को पहले अल्सर का मसला है, तेज़ाबियत ख़ास तौर पे जिसे हम रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, जो जलन वाला मसला है, वो बढ़ जाता है। उसके साथ जो है ना वो लोग बेचारे आ रहे होते हैं, क्योंकि वही होता है कि वो खाने पीने का जो है ना वो ध्यान नहीं रख पाते हैं, चीज़ें इस तरह की ले लेते हैं। फिर अफ्तारी में ये भी होता है कि जी सारा दिन भूख लगी हुई थी तो अब ज़्यादा खाना है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं। तो वही बात है, मयाना रवि होगी, चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा फ्राइड और उनसे बचेंगे तो ही फिर जो है ना आपका मैदा जो है वो सेटल डाउन रहेगा। अच्छा, लास्ट पे क्या टिप्स देंगे कि हम सब ने, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी अब बिल्कुल जा रही है और गर्मी आ रही है, तो इस ट्रांजिशन ऑफ वेदर में एहतियात किस तरह की, प्रिकॉशनरी मेजर्स किस तरह के लेने हैं हम सब ने? देखिए, इसमें ये है कि अभी हाइड्रेशन का ख्याल हम अक्सर नहीं रखते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। ओके। डाइट में वही बात है कि फाइबर वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंटेक करें। ओके, बाहर की चीज़ें कम खाएं, फ्राइड चीज़ों से बचें, और रमज़ान में तो ख़ास तौर पे क्योंकि वो हर जगह यही पकोड़े समोसों का चल रहा होता है, तो उससे बचना चाहिए।